The best milk for the baby is breast milk. अमेरिका में एक महिला ऐसी है जिन्होंने अपने ब्रेस्ट मिल्क को सेल किया लगभग 2600 लीटर। गूगल माता को थोड़ी देर के लिए सुला दो। उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो जरूरी है कि अगर माँ खुश है तो बच्चा भी खुश है, अगर माँ ना खुश है तो बच्चा ना खुश ही रहता है। अगर आप कोकोनट खाते हो तो बच्चा गोरा पैदा होता है, ऐसा कुछ है। थैलेसीमिया एक कंडीशन होती है, ये एक तो सांस लेने की प्रॉब्लम हो सकती है, एक ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है। और क्यों अक्सर आजकल जो है मैक्सिमम सिजेरियन डिलीवरी हो रही है। तो प्रेग्नेंट वुमेन को एनीमिया होने के चांसेस कब कब हो सकते हैं? जो भी है वो लड़के का है, सारा कसूर या रोल लड़के का है, माँ की जान भी जा सकती है। क्योंकि आज की इस पॉडकास्ट की जो हमारी मेहमान है वो है डॉक्टर राका गुलेरिया जी। डॉक्टर गुलेरिया जी एक गायनोकोलॉजिस्ट है और जिन्हें लगभग 35 साल से ज्यादा का अनुभव है। इस पॉडकास्ट में हमने उनसे कई मुद्दों पे बातें की है कि जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होते हैं, वुमेन्स को किस तरह की दिक्कतें प्रेगनेंसी में देखी जा सकती है, उनको एनीमिया क्यों होता है, उससे वो कैसे छुटकारा पा सकती है, बच्चों को अगर आपको एडीएचडी ना हो तो महिलाओं को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। इस तरह के तमाम टॉपिक पर हमने बातें की है। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर गुलेरिया जी का इन हेल्दी पॉडकास्ट। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गुलेरिया जी हेल्दी पॉडकास्ट में। मैम एक गायनोकोलॉजिस्ट है, वुमेन्स हेल्थ एक्सपर्ट है। तो आज जो है क्या मोस्टली जो चैलेंजेस आ रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट में शामिल किया। आजकल जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारी लड़कियां प्रेग्नेंट होना ही नहीं चाह रही हैं या वो अपनी प्रेगनेंसी को डिले कर रही हैं। कि उनको अब सब करियर ओरिएंटेड हैं, उनको अपना करियर बनाना है, कोई कॉर्पोरेट में है, उनको अपनी पोजीशन बनानी है, उसके बाद वो सोचती हैं कि हाँ हम प्रेगनेंसी करें। तो ये एक थोड़ी सी समस्या आ रही है आजकल, क्योंकि जो आइडियल एज है प्रेगनेंसी की वो हम कहते हैं 22 से 28 के बीच में आपकी बेबीज हो जाने चाहिए, लेकिन हमारी लड़कियां तो 30-35 के बाद सोचना शुरू करती हैं कि हाँ प्रेगनेंसी करें। कोई तो 40 की उम्र में सोचती हैं, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग है हमारे लिए। ओके, तो इससे क्या मतलब क्या मोस्टली प्रॉब्लम आती है? अगर वो लड़कियां चाहती है कि हम करियर पे ध्यान दे, बाद में हमको जो है बेबी करना है, तो बाद में प्रॉब्लम्स आती है? देखिए, एक चीज होती है बायोलॉजिकल क्लॉक, जो हमारे अंदर जो हमारा शरीर है उसके कुछ नियम हैं कि हाँ हमें इस टाइम पे ये सब हो जाना चाहिए। अब जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है तो उसके शरीर में एक तो जो अंडे होते हैं उनकी क्वांटिटी उतनी ही होती है, कम होती जाती है जैसे उनकी एज बढ़ती है। दूसरी, ज्यादा उम्र के साथ फिर और प्रॉब्लम्स की गुंजाइश शुरू हो जाती है, जैसे डायबिटीज हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो वो एक और प्रॉब्लम एडेड हो जाती है प्रेगनेंसी के साथ। तो और देखा गया है कि लेटर एज में प्रेगनेंसी होने में भी दिक्कत हो सकती है, तो फिर आप इनफर्टिलिटी के उपायों की तरफ जाते हैं, आप IUI IVF की तरफ जाते हैं। तो इन सब चीजों को नजर में रखते हुए आइडियल एज तो यही है कि हाँ भैया 30 तक अपने बेबीज कर लें, लेकिन जो आज का माहौल है, लड़कियां अपना काम भी करना चाहती हैं, एस्टैब्लिश भी करना चाहती हैं, तो उनको सब फिर ये सब चीजें हम साथ लेके चलते हैं, फिर उस हिसाब से उनको एडवाइस करते हैं। तो जो भी वुमेन्स है वो बेबी प्लान करना चाहते हैं, तो उनके लिए मतलब जो पहले ट्राइमेस्टर होते हैं उनके किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए उनको एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, हेल्दी बेबी के लिए? देखिए, एक तो डाइट का बहुत जरूरी ध्यान रखना चाहिए, पौष्टिक आहार जिसे हम कहते हैं। आप नियमित संतुलित आहार लें, आपको प्रोटीन लेना है, अपना थोड़ा कार्बोहाइड्रेट लेना है, आपको अपने विटामिन लेने हैं, हरी सब्जियां, फल, फ्रूट, ये सब जरूर खाना है। अवॉइड करने की चीजें हैं अल्कोहल, स्मोकिंग, हुक्का, पान पराग, पान मसाला, ये सब चीजें बेस्ट अवॉइडेड हैं। कोई किस्म की दवाई ना लें अनलेस बहुत जरूरी हो या हमने लिखी हो। मतलब आप जाएंगे केमिस्ट के पास, वो आपको सिर दर्द हो रहा है कुछ भी दवाई पकड़ा देगा, लेकिन हम कहेंगे नहीं, सिर दर्द में आपको सिर्फ पैरासिटामोल खानी है, आप और कोई दवाई नहीं खा सकती हैं। तो इन चीजों का तो बहुत ध्यान रखना है कि कोई ऐसे दवाई नहीं खानी है, कोई दवाई नहीं खानी है, कोई और नशा टाइप की दवाई नहीं खानी है कि हम ये ट्राई कर लें ठीक हो जाएंगे, ऐसे कुछ तो ये सब नहीं करना चाहिए। और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, व्यायाम करना चाहिए, वॉक करें,
बहुत विगरस वॉक नहीं, हल्की फुल्की वॉक करें, योगाभ्यास करें, उससे प्रेगनेंसी के सारे ट्राइमेस्टर्स में बहुत फायदा होता है। और जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं तो भी, क्योंकि कई बार देखा गया है कि महिला का वजन ज्यादा होता है, उसमें भी प्रेगनेंसी होने में मुश्किल होती है, क्योंकि उसमें एक कंडीशन आ जाती है जिसे हम पॉलिसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। उसमें पीरियड गड़बड़ हो जाते हैं, जब पीरियड्स गड़बड़ होते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। तो उसका बहुत सरल उपाय है, थोड़ा 10% अपने शरीर का वजन कम करिए, आपके पीरियड सही हो जाएंगे और प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। ओके, वैसे बेसिकली अगर पीरियड पे बातें करें, और आजकल बहुत हो भी रहा है ये नहीं कि बहुत उम्र के बाद जाके हो रहा है वुमेन्स को, जो ठीक ठाक उम्र में है लड़कियां उनको भी होता है। तो आज की जनरेशन में क्या गलतियां वुमेन्स के द्वारा हो रही है कि उनके पीरियड में जो है बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है, गड़बड़ी हो रही है? वो हमारे रहन सहन कितना बदल गया है। हम बैठे रहते हैं, ओके, हम हिलते नहीं है। आई थिंक हमारे जमाने में हम स्कूल पैदल जाते थे। हाँ। आई थिंक आप भी स्कूल पैदल गए होगे या बस के पीछे भाग के गए होगे। तो आजकल के बच्चे घर से निकलते हैं, या तो स्कूल बस में जाते हैं या गाड़ी जाती है छोड़ने, स्कूल में क्लासरूम में बैठे रहते हैं, ज्यादा एक्टिविटी हो नहीं रही है। घर आते हैं, ट्यूशन जाते हैं, हाँ। ट्यूशन से आते हैं, फिर खाना खाते हैं, सो जाते हैं। तो एक्टिविटी कहाँ हुई? मुझे तो याद है कि हम स्कूल से आते थे, बैग रखा और बाहर, जब तक डांट नहीं पड़ती थी घर में नहीं घुसते थे। ट्यूशन व्यूशन ठीक है चलता रहता था, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो जो ये इनएक्टिविटी का दौर चल रहा है ना, टीवी के सामने बैठे रहो, चिप्स खाते रहो, फास्ट फूड लेते रहो, इन सब से ना एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गया है। उससे वेट बढ़ता है, जब वजन बढ़ता है तो उसमें पीरियड्स में दिक्कत आती है, पीरियड्स में दिक्कत आती है तो एक और वजन बढ़ता है, तो एक ना साइकिल बन जाता है, तो उसमें और गड़बड़ हो जाती है। तो उसे हमें तोड़ना है, तो एक्टिविटी बढ़ानी है, खाने पे ध्यान देना है, तो अपने आप आधी बीमारी सॉल्व हो जाएगी, दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, अक्सर क्या होता है ना, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाते हैं खासकर प्रेगनेंसी में। तो ऐसे कौन से कॉम्प्लिकेशंस है जो कि महिलाओं को होते हैं और उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ये जो कॉम्प्लिकेशंस आपको हो रहे हैं या आपके बेबी आपके लिए डेंजर हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, तो वो आप एक बार बताइए क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो हमें सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन आजकल दिख रहा है कि खून की कमी होती है, अनीमिया जिसे हम कहते हैं। अगर महिला के शरीर में खून कम है तो उसकी प्रेगनेंसी में बच्चे में खून कम जाएगा और महिला को आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, कमजोर बच्चा हो सकता है। दूसरी बात है डायबिटीज। अगर शुगर बढ़ा होता है तो मदर का वेट बढ़ता है, फिर बच्चे का भी वजन बढ़ता है, और ओवरवेट बच्चा डेंजरस बच्चे के लिए होता है, क्योंकि उसकी पैदाइश के टाइम में उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। और इन ओवरवेट बच्चों में देखा गया है कि मदर का एक अक्सर सिजेरियन हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, इतना बड़ा बच्चा होता है। तीसरी प्रॉब्लम हमने देखी है ब्लड प्रेशर बढ़ना। जब महिला का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसमें भी बच्चे को खून कम जाता है, क्योंकि माँ से ही तो बच्चे को खून जा रहा है प्लेसेंटा के थ्रू। बच्चे को खून कम जाएगा, बच्चा कमजोर रहेगा। माँ का शुगर बढ़ेगा तो माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो माँ को दौरा होने के चांसेस हैं, कन्वल्जन जिसे हम कहते हैं, जो बहुत ही खतरनाक है। तो ये 3 चीजें तो हम बिल्कुल ही नहीं इग्नोर कर सकते। ओके, इनका बहुत बहुत ध्यान रखना है। इसीलिए हर विजिट पे जो हमारी प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका हम हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, हम शुगर चेक करते हैं, बीपी चेक करते हैं, और हर महीने एक अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं हाँ बच्चा ठीक ठाक चल रहा है, ग्रोथ ठीक हो रही है उसकी। अभी आपने बात की चाइल्ड ओबेसिटी को लेकर के, बच्चा मोटा हो जाता है, तो ये भी एक कारण है कि जो हमारा रहन सहन, हमारा खान पान उसमें रोल प्ले करता है? देखिए, माँ के अंदर जो बच्चा ग्रो कर रहा है वो माँ की शुगर की वजह से बड़ा होता है, उसका वजन बढ़ता है। अगर माँ को शुगर है तो बच्चे का वजन बढ़ता है। ओके, क्योंकि माँ से बच्चे को शुगर जाती है, बच्चे की जो पैंक्रियास है वो इंसुलिन बनाता है, तो उससे बच्चे का भी वजन बढ़ता है। तो बच्चे को आगे जाके एक तो वजन बढ़ता है, एक उसको आगे जाके डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, जिसे जेनेटिक हम बोलते हैं। जिसे जेनेटिक बोलते हैं, हाँ। ओके, अच्छा मैम, क्या होता है ना कि जब भी प्रेगनेंसी होती है उल्टियाँ बहुत होती है, चक्कर आने लगते हैं, वीकनेस हो जाती है। तो मेरे भी 1-2 मतलब जानने में है, तो उल्टियाँ लगना कहाँ तक सही है और लगभग कितनी उल्टियाँ, कुछ को होती है बहुत ज्यादा होती है, कुछ को नहीं होती है। तो थोड़ा सा ये मैं एक साइंस समझना चाहता हूँ कि अगर अब आपको बहुत ही ज्यादा उल्टियाँ हो रही है दिन में 20-20, 30-30, तो उसका क्या साइन है? अगर 4-5 हो रही है तो क्या उसका क्या साइन है? और ये वीकनेस होती क्यों है? कैसे आप उसको हम घर में रह के बिना दवाई के हम इसको ठीक कर सके?
देखिए, उल्टियाँ इसलिए होती हैं क्योंकि माँ के शरीर में हार्मोन का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। जैसे बच्चा बढ़ता है, तो जो हार्मोन लेवल होते हैं वो बढ़ते हैं, उस वजह से उल्टियाँ होती हैं। किसी को बहुत लकी होते हैं, उनको कुछ नहीं होता। किसी को रोज़ एक सुबह उल्टी की, फिर ठीक हो जाते हैं। कई-कई होती हैं 4-5 बार होती हैं, और कई होती हैं जैसे आपने कहा कि वो उल्टियाँ ही करती रहती जी। हैं। अब एक आध बार होना या दिन में रोज़ होना, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। उसमें आप थोड़ा-सा ये ध्यान रखिए कि बहुत हेवी खाना नहीं खाइए। थोड़ी-थोड़ी देर में थोड़ा-थोड़ा करके खाइए। मतलब अगर आपने 1 रोटी खानी है, आप उसके 4 हिस्से कर लीजिए और उसको 2-3 घंटे के इंटरवल पे खाते रहिए, ताकि थोड़ा-थोड़ा जाए, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो पाचन शक्ति होती है वो कम हो जाती है हमारी। ओके। तो अगर मान लीजिए हम खाना खाते हैं, हम तो अपनी रोटी, सब्जी, दाल सब खा लेते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी होती है, उससे एक-एक गिराई खाई जाती है, फिर वो उसका पेट भर जाता है। उसको डाइजेस्ट होने में 1 घंटा लगता है। तो हर 1-2 घंटे में हमारी सलाह ये होती है, कुछ खाते रहिए। ओके। और थोड़ा जैसे खट्टा ले लीजिए, च्युइंग गम ले लीजिए, या कुछ टॉफी रख लीजिए, सौंफ मिश्री रख लीजिए, उससे मुंह का टेस्ट ठीक हो जाता है, तो फिर उल्टी की सेंसेशन नहीं आती, तो कुछ खाया जाएगा। वीकनेस तो तभी होती है ना, आप उल्टी करे जा रहे हो, कुछ खा नहीं रहे हो, फिर डर लग जाता है मैं कुछ खाऊंगी तो उल्टी होएगी, तो वीकनेस वैसे ही हो जाती है। लेकिन अगर दिन में सुबह से शाम वो वॉमिट ही करे जा रही है लड़की, तो उसको प्लीज हॉस्पिटल लाइए, दिखाइए कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके। क्या नंबर हो सकता है ये, अगर इस उल्टी से ज्यादा आपको पर डे हो रही है तो ये एक नेगेटिव साइन हो सकता है? 6-7 से ज्यादा हो तो नेगेटिव साइन है, आई वुड से। ओके, इससे ज्यादा नहीं होना इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। Okay. और यूजुअली उल्टियां जो होती हैं वो फर्स्ट 3 मंथ्स तक होती हैं, 4th मंथ में जाके कम हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। लेकिन अगर तब भी हो रही हैं, तब इन सब कंडीशंस में आपको जरूर एक बार कंसल्ट तो करना चाहिए। वैसे ही हम कहते हैं हर महीने आप आके हमें दिखाओ और बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है। ठीक। अच्छा, थोड़ा ना अल्ट्रासाउंड को लेकर के बातें करते हैं, क्योंकि आप बोलते ना कि इतने अल्ट्रासाउंड होते हैं, कैसे कैसे, थोड़ा आप उनको मतलब मेरे को वो कर सकते हैं कि पहला अल्ट्रासाउंड इतने महीने पे होता है, उसमें हम लोग क्या चेक करते हैं, दूसरा जब हम कराते हैं तो उसमें क्या चीजों को चेक किया जाता है, और उसमें मतलब थोड़ा सा क्योंकि उसके टेक्निकल जो उसके पीछे आपकी समझ है वो थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं जब महिला हमारे पास आती है कि हमारा पीरियड मिस हुआ है और हमने टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आया। उसमें हम ये देखते हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो बच्चेदानी के अंदर है, कहीं एक टॉपिक तो नहीं है, मतलब ट्यूब में बच्चा तो नहीं है, क्योंकि ये भी हो सकता है। अगर ट्यूब में हुआ तो? अगर ट्यूब में हुआ तो फिर दवाई से उसको हटाना पड़ता है। वो काम का नहीं है, वो तो बहुत डेंजरस चीज है, क्योंकि ट्यूब, बच्चेदानी आपकी इतनी बड़ी है, ओके, ट्यूब आपकी इतनी है जी, इसमें अगर बच्चा बढ़ेगा तो ये तो फट जाएगी। ओके, तो वो माँ के लिए लाइफ थ्रेटनिंग होता है, माँ की जान भी जा सकती है, क्योंकि फटने के बाद इतना खून जाता है कि माँ एकदम से बेहोश हो जाती है। तो वो हाई रिस्क है, बहुत ही रिस्की है। ट्यूब में बच्चा नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। तो पहला अल्ट्रासाउंड तो हम ये करते हैं जी। फिर हम करते हैं 9वें हफ्ते में आसपास, देखने के लिए कि हाँ बच्चे की धड़कन है, ग्रोथ ठीक ठाक चल रही है। फिर 12 हफ्ते में एक अल्ट्रासाउंड होता है, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होता है। ओके। उसका टेक्निकल टर्म है फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग। उसमें हम देखते हैं कि बच्चे में कोई खोट खामी तो नहीं है। उसमें ये पता चल जाता है, जैसे हम मतलब कि जैसे हम देखते हैं डाउन सिंड्रोम, वो एक क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटी होती है, वो हमें दिख जाती है, या हमें दिखता है कि बच्चा सही से बन नहीं रहा है अंदर वो। उसके बाद हम 20 हफ्ते पे अल्ट्रासाउंड करते हैं, वो एक डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड होता है, उसको हम लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कहते हैं। उसमें बच्चे के सारे अंग और हाथ पैर, लिवर, हार्ट सब दिखता है, तो उसमें हम देख पाते हैं कि हाँ बच्चा सही से ग्रो कर रहा है। 20 हफ्ते के बाद ये किया, उसके बाद हम 28 हफ्ते पे करते हैं, ये भी ग्रोथ देखने के लिए कि हाँ जितने एज का बच्चा है उतना ही अंदर बन रहा है, उसको ब्लड सही से जा रहा है, सब कुछ सही जा रहा है। उसके बाद एक बार 36 वीक्स पे करते हैं, मतलब डिलीवरी जब हम प्लान कर रहे होते हैं उससे पहले। तो उसमें हमें बच्चे के वजन का अंदाजा होता है, उसकी पोजीशन पता चलती है, सीधा है, उल्टा है, आड़ा तिरछा तो नहीं लेटा हुआ, और वजन, ग्रोथ सब उससे पता चलता है। तो 4 अल्ट्रासाउंड तो हम लेके चलते हैं। लेकिन कभी कभी होता है अगर
बीच में और करना पड़े कि हमें लग रहा है बच्चे की ग्रोथ सही नहीं हो रही है या माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हमें सब देखना है, तो बीच में हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड सेफ है। ओके। अगर मैं एक महिला का रोज अल्ट्रासाउंड करूं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना उसे प्रॉब्लम होगी ना बच्चे को प्रॉब्लम होगी। सो ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है हाँ। कि अल्ट्रासाउंड क्यों कर रहे हैं, इसे रेज आती हैं, कुछ नहीं आता। कुछ नहीं होता, वो तो सोनिक वेव्स होती हैं जो पता भी नहीं चलता किसी को कुछ। ओके। स्ट्रेस को लेकर के बातें करते हैं, क्योंकि अक्सर प्रेगनेंसी महिला को स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, तो किस तरीके से वो अपने मेंटल स्ट्रेस को, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव रखे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, किन बातों का ध्यान रखे और किन चीजों से बचना चाहिए जो अक्सर वो इंटरनेट पर सुन लेती है अगर वो प्रेग्नेंट होती है, अरे ये बच्चा ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ये क्या मतलब किस देखिए, तरीके से बचना चाहिए? सबसे पहले तो जो उसके आसपास लोग हैं ना जी। उन्हें उसको स्ट्रेस नहीं देना है, ये ओके। बहुत जरूरी है। ओके। क्योंकि प्रेगनेंसी में ऑलरेडी थोड़ा मानसिक संतुलन बिगड़ा तो नहीं कहूंगी पर ऑल्टर होता है, क्योंकि जो लड़की है उसको समझ नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है, कुछ नया है, बिल्कुल नया है उसके लिए। उसके अपने इमोशंस हैं, कभी हार्मोन ऊपर नीचे जाते हैं, कभी कभी रोना आ जाता है, कुछ भी होता है, डर लगता है कि आगे क्या होगा, बच्चा ठीक रहेगा, ये सब चीजें। तो इसमें ना फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। हस्बैंड, मदर इन लॉ, सिस्टर, फ्रेंड्स, इन सबका सपोर्ट बहुत जरूरी है कि हाँ वो उसे कहे नहीं सब ठीक चल रहा है। अगर उसको कुछ लगे भी कि नहीं मैं कुछ ठीक नहीं कर रही हूँ, तो हाँ रीअश्योरेंस बहुत जरूरी है। और एक तो भैया गूगल बंद करो, गूगल माता को थोड़ी देर के लिए सुला दो, वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी गलत इंफॉर्मेशन आ रही है, उससे लड़कियां और परेशान हो रही हैं, उससे तो हम परेशान हो रहे हैं। तो हम तो यही कहते हैं आपको कुछ भी लगे आके हमसे बात करो। ओके। क्योंकि जितनी नॉलेज, अब अग्रीड आपकी ये प्रेगनेंसी है, आपकी सिस्टर भी प्रेग्नेंट है, आपकी फ्रेंड भी प्रेग्नेंट है, लेकिन हर प्रेगनेंसी अलग होती है। जो उनको प्रॉब्लम हो रही है वो आपको नहीं होगी। आप अज्यूम नहीं कर सकते कि हाँ उसको ये हो रहा है तो मुझे भी होगा, या इनका सिजेरियन हुआ तो मेरा भी सिजेरियन होगा। ये सब जो प्रथा चली हुई है ये सब नहीं होती है। तो हर प्रेगनेंसी एक अलग चीज है, एक अलग इंडिविजुअल चीज है, जो आपके साथ कुछ भी ना हो, आप बिल्कुल ठीक ठाक चलो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है आपको दवाई चलेंगी, वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर से बात करो। अभी आपने सिजेरियन की जो बातें की, तो अक्सर सिजेरियन बहुत ज्यादा हो रहा है, खास करके जो अर्बन जो इलाके होते हैं। तो क्या मतलब अगर मैं आपसे सी सेक्शन वर्सेस जो है नेचुरल बर्थ के बारे में बातें करूं, तो किसमें बेनिफिट है और क्यों अक्सर आजकल जो है मैक्सिमम सिजेरियन डिलीवरी हो रही है? देखिए, नॉर्मल नेचुरल बर्थ तो बहुत बेनिफिशियल है, इट इज डेफिनेटली मच बेटर देन सिजेरियन सेक्शन, लेकिन ये ब्रॉड स्टेटमेंट नहीं है। नेचुरल बर्थ है, नेचुरल फिनोमिनन है, और जहां तक हम कोशिश कर सकते हैं हम लेडी की नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश करते हैं, हम इनकरेज करते हैं कि नहीं आपकी नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें हम नहीं कर पाते, जैसे मान लीजिए बच्चा उल्टा है या आड़ा तिरछा है, या जो अवल नाल होती है, जो प्लेसेंटा होती है वो नीचे की तरफ है, तो अगर हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करेंगे तो ब्लीडिंग हो सकती है, तो माँ की जान को खतरा है, या माँ का रास्ता ठीक नहीं है। हम कहते हैं 3 चीजें देखते हैं हम जब हम पेशेंट को एक देखते हैं, काउंसल करते हैं। एक तो पैसेंजर जो हमारा बेबी है वो कैसा है, वो बहुत मोटा तो नहीं है, उसकी पोजीशन क्या है, सिर नीचे है कि पैर नीचे हैं। दूसरा हम देखते हैं प्लेसेंटा, अवलनाल, वो कहाँ पे है। अगर अवलनाल अपनी जगह है जो बच्चेदानी की ऊपरी तरफ होती है तो सब ठीक है, तो हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर अवलनाल नीचे की तरफ है तो उसमें माँ की को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने का खतरा होता है, तो उसमें हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं ट्राई करते। और तीसरा होता है पेल्विस, जो माँ का शरीर, माँ का आकार है, अगर वो ठीक है तो उसमें हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करते हैं। अगर वहां पे कुछ अड़चन आती है कि हड्डी छोटी है या कुछ है, तो भी हम नहीं ट्राई करते नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कहाँ हम सिजेरियन कर सकते हैं कहाँ नहीं, लेकिन इमरजेंसी कहीं भी हो सकती है। नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, बच्चे ने पॉटी कर दी अंदर, या धड़कन कम हो गई, कुछ हो गया, तो हमें सिजेरियन करना पड़ेगा बच्चे की जान बचाने के लिए।
ओके। लेकिन कोशिश हमेशा यही है कि जहां तक हो सके नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि हमारे साथ 2 जानें इन्वॉल्व है, माँ और बच्चा। हम दोनों को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हमें दोनों ही सही चाहिए। एक बहुत बड़े एक व्यक्ति है, मतलब विचार है, विचारक, आप कुछ भी कह सकते, ओशो का आपने नाम सुना होगा, रजनीश ओशो। उनका एक वीडियो मैं देख रहा था, उन्होंने प्रेगनेंसी के बारे में कुछ बातें बोली थी, वो सही है कि नहीं आप अच्छे से बता पाएंगी। उन्होंने बोला था कि हम क्या करते हैं आजकल, जैसे ही बर्थ हुआ बच्चे का और निकलते ही बाहर जो है उसकी नाल हम काट देते हैं। उन्होंने ये बोला, जबकि होना ये चाहिए कि बच्चा जब माँ के अंदर होता है वो नाल के थ्रू सांस लेता है, और जैसे ही वो बाहर आएगा तो वो नाक के थ्रू सांस लेगा। अभी जो आपका इंस्ट्रूमेंट अभी एक्टिव ही नहीं है, धीरे धीरे 5-4 मिनट में एक्टिव हो रहा है, उसको एक्टिव होने दो। तो उससे क्या होता है, आज डॉक्टर को 4 से 5 मिनट बाद में नाल काटना चाहिए। अब हमारे डॉक्टर क्या करते हैं, ऐसा उनका कहना है, एकदम काट देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा कमजोर होता है और वो जो सांस लेने का उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता। इस वजह से जो है आजकल बच्चे हम पैदा होते उनको कमजोर बना देते हैं, ये उनका स्टेटमेंट है। ये कितना सही है? गलत, बिल्कुल गलत। क्योंकि आजकल हमारे जो प्रथा है वो है डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। मतलब बच्चा आता है, हम 2 मिनट वेट करते हैं, फिर हम अगर नाल काटते हैं और वो कॉर्ड क्लैंप करके काट के फिर आगे चलते हैं। तो 2 मिनट का टाइम है हमारे पास। अच्छा, वो लेते ही वो लेते हम लेते ही लेते हैं, अनलेस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो जो हमें फटाफट से बच्चा पीडियाट्रिशियन को देना है। मतलब हमने बच्चे की धड़कन कम हुई है, तब हमने सिजेरियन किया है, एकदम से बच्चा निकाल के फटाफट हम दे रहे हैं पीडियाट्रिशियन को। बट अदरवाइज डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग है, 2 मिनट वो पीडियाट्रिशियन हमें नहीं काटने देता कॉर्ड। ओके वेट करते हैं, उसके बाद ही हम आगे चलते हैं। ओके। ये जो बर्थ जब होता है, वैसे 9 महीने का एक जो है टाइम है कि 9 महीने बाद में बच्चा पैदा होने के वो है, लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं 7 महीने में पैदा हो जाते हैं या मजबूरी में करने पड़ते हैं। उनके पीछे थोड़ा सा हमको समझे कि किन कारणों से, किन गलतियों से जो है डॉक्टर्स को मजबूरी में वो समय से पहले पैदा करना पड़ता है, या कुछ बच्चे जो समय से पहला पैदा हो जाते हैं उनमें क्या क्या मतलब बीमारियां हो सकती है, या क्या उनमें कमी हो सकती है उनके शरीर में, उनके मेंटल हेल्थ में, जो भी। देखिए, इस जिसकी आप बात करें उसको हम प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं जी। जैसे 7वें महीने में बच्चा हो गया, कभी कभी तो 6ठे में भी हो जाता है। उसमें ये होता है, या तो एकदम से माँ का पानी छूट जाता है। पानी छूटने का मतलब जो बच्चा माँ के पेट में एक जैसे बलून में होता है, बलून में पानी होता है, उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ओके। किसी कारणवश या इन्फेक्शन हो या कोई कभी कभी रीजन भी नहीं मिलता, वो जो एमनियोटिक बैग है वो फट जाता है और पानी सारा निकल जाता है। उस स्थिति में बच्चे को इन्फेक्शन पहुंचने के चांसेस ज्यादा हैं और माँ को भी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। उस स्थिति में हमें डिलीवरी जल्दी करानी पड़ती है, माँ बच्चे दोनों को बचाने के लिए। कभी कभी अपने आप दर्द शुरू हो जाते हैं माँ, या अगर माँ का गिर गई या अपने आप से ही दर्द शुरू हो जाते हैं, डिलीवरी हो जाती है, 7वें महीने में बच्चा हो जाता है। अब इन बच्चों को फिर हम पीडियाट्रिक आईसीयू में रखते हैं। कभी कभी उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, कभी कभी उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो अपने आप से सांस नहीं ले पाते। तो कभी कभी वेंटिलेटर, कभी कभी ऑक्सीजन, फिर उनको ग्लूकोज देना पड़ता है, क्योंकि वो माँ का दूध तो पी नहीं पाते, तो उनको फिर ग्लूकोज से और दूसरे पदार्थ देने पड़ते हैं खाने पीने के लिए। तो उन बच्चों को फिर और ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि उनमें प्रॉब्लम ये होती है, एक तो सांस लेने की प्रॉब्लम हो सकती है, एक ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही बन रहे हैं ना, बच्चे पूरी तरह बने नहीं है, तो सारे उनके जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो पूरी तरह डेवलप नहीं हुए हैं। तो उनको सबको हेल्प करना होता है जब तक वो 36 हफ्ते के नहीं हो जाते अपनी एज के हिसाब से। ओके। तो उनमें चांसेस हो सकते हैं कि ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, पेट में ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सब चीजें बहुत ध्यान से उनको ना संभाल के रखना पड़ता है बच्चों को। तो प्रेग्नेंट वुमेन को एनीमिया होने के चांसेस कब कब हो सकते हैं? प्रेग्नेंट वुमेन को एक तो प्रेग्नेंट होने से पहले जो हो सकते हैं, क्योंकि एक तो पौष्टिक आहार नहीं मिलता, एक पीरियड के टाइम में ब्लीडिंग ज्यादा होती है, उसकी कोई
दवा नहीं लेते, उसका ध्यान नहीं रखते हैं बेसिकली। प्रेगनेंसी के दौरान पहले 3 महीने में हमने देखा है कि हीमोग्लोबिन कम नहीं होता, थोड़ा बढ़ता ही है, क्योंकि ब्लीडिंग नहीं हो रही है, पीरियड्स के टाइम जो ब्लड जाता है वो नहीं हो रहा, तो माँ का खून रिजर्व रहता है जी। लेकिन अगर माँ को पहले से ही अनीमिया है तो ये प्रेगनेंसी में चीज थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चा भी माँ से सारा पोषण ले रहा है। जी जी। तो अगर हम माँ को एक्स्ट्रा आयरन नहीं देंगे, चाहे हम डाइट में दें चाहे हम दवाई में दें, तो सारा खून माँ का बच्चा ले लेता है। हम कहते हैं बच्चा ना पैरासाइट होता है, जो माँ का खून चूसता है लिटरली। तो इसीलिए अगर प्रेगनेंसी के दौरान वो अपना ध्यान नहीं रखेंगी, खाना पीना सही से नहीं लेंगी और आयरन की दवाई नियम से नहीं खाएंगी, तो अनीमिया होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें आयरन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। एक्सट्रीम केस होता है कि अगर हमें ब्लड चढ़ाना पड़े, वो हम कोशिश करते हैं कि ना चढ़ाएं। अगर हम दवाई या इंजेक्शन से ही उसका हीमोग्लोबिन बढ़ा ले तो ठीक रहता है। मैम मान ली कोई कपल है और वो कपल चाहता है कि वो बच्चा कंसीव करे, अभी किया नहीं है बट वो चाहता है कि बच्चा कंसीव करे, तो उस कपल की आपको क्या एडवाइस होगी कि वह जो खासकर जो वुमेन है वह कंसीव करने से पहले क्या कोई टेस्ट ऐसे आप उनको रिकमेंड करोगे जो उनको करने चाहिए, जिससे कि वो ये पता कर सके कि हाँ मेरा टेस्ट नॉर्मल है, मुझे कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं कंसीव कर सकती हूँ? काफी सारे टेस्ट होते हैं जो हम कराते हैं जब हमारे पास कपल आता है कि प्रेगनेंसी करनी है। तो दोनों हस्बैंड वाइफ के हम टेस्ट कराते हैं, ब्लड ग्रुप, दोनों का ब्लड ग्रुप देखना होता है, और एक हम थैलेसीमिया चेक करते हैं। क्या होता है थैलेसीमिया? एक कंडीशन होती है जिसमें सही से खून नहीं बनता है। उसमें अगर हम टेक्निकलिटी में जाएं तो हीमोग्लोबिन होता है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, हीम और ग्लोबिन। तो उसकी ग्लोबिन में प्रॉब्लम होती है, तो उसमें क्या होता है, एक तो सही से खून बनता नहीं है शरीर में, और जो हम आयरन देते हैं वो अब्सॉर्ब नहीं होता। तो जो भी आयरन बनेगा वो डाइट से बनेगा या फिर हमें सीधा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। तो इसके 2 टाइप होते हैं, थैलेसीमिया मेजर और माइनर। अगर आप माइनर हैं तो उसमें आपका सिर्फ खून कम रहता है लेकिन आगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आप मेजर हैं तो अगर आपको कहीं चोट लग जाती है तो आपको खून ज्यादा जाता है, आप हमेशा आपको खून की कमी रहती है, जिंदगी भर ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिलने चाहिए। तो ये ऐसा बच्चा या ऐसा इंसान अपने लिए बहुत क्या कह सकते हैं, वीक रहता है, आगे बढ़ नहीं पाता अच्छे से। तो अगर दोनों हस्बैंड वाइफ थैलेसीमिया मेजर है तो उन्हें हम एडवाइस करते हैं आप प्रेगनेंसी नहीं करिए, क्योंकि आपका बच्चा इतना बीमार होगा, उस बच्चे का क्या कसूर जी। तो ये नहीं करना चाहिए। अगर माइनर होते हैं तो हम कह सकते हैं हाँ प्रेगनेंसी कर लीजिए, बट उसमें 1 in 4 रिस्क हो सकता है कि बेबी को थैलेसीमिया मेजर हो। तो ये अब हमने यूनिवर्सल स्क्रीनिंग शुरू कर दी है सब कपल्स जी जी। तो ये तो दोनों हस्बैंड वाइफ के टेस्ट हुए। फिर हम जो वाइफ होती है उसका हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, थायराइड फंक्शन देखते हैं, ब्लड शुगर्स देखते हैं कि सब ठीक ठाक है, एक अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि यूट्रस, ट्यूब्स, ओवरी सब ठीक है, और एक हम टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि उनके अंदर अंडे सही से बन रहे हैं। उसको हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कहते हैं। तो वो 3-4 अल्ट्रासाउंड होते हैं, उसमें हम ट्रैक करते हैं कि उनका अंडा बन रहा है और अंडा फूट रहा है। और हस्बैंड का हम टेस्ट करते हैं, उनका सीमन चेक करते हैं कि उनके अंदर जो सीमन है वो सही है, स्पर्म्स हैं नहीं हैं, सही से डेवलप हो रहे हैं। तो ये बेसिक टेस्ट होते हैं जो कपल के होते हैं। इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उसका समाधान करते हैं, अगर सब ठीक है तो फिर वो आगे प्रेगनेंसी कर सकते हैं। अर्बन में जो महिलाएं होती है, जो प्रोफेशनल वर्किंग होती है, ऑफिस जाती है आती है, उन पे स्ट्रेस भी अच्छा खासा होता है, उनका जो है खान पान भी कुछ ऐसा ही होता है, वही फास्ट फूड पे रहना। अगर वो मतलब अपनी प्रेगनेंसी को कंसीव करना चाहती है तो उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो जरूरी है। उसमें
हम ये कहते हैं कि एक तो आप अपनी डाइट पे ध्यान देंगे, आपकी डाइट में प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, घी तेल तला फास्ट फूड कम, प्रोटीन लेंगे जी विटामिन लेंगे, हम जी। फोलिक एसिड की दवाई पहले से ही शुरू करा देते हैं प्री कंसेप्शनल, ओके ठीक है। और अगर एक्सरसाइज कर सकें बहुत अच्छी बात है, अवॉइड स्मोकिंग ड्रिंकिंग हुक्का एनी फॉर्म ऑफ जी ड्रग्स बिल्कुल एनीथिंग, दीज आर टू बी अवॉइडेड। ओके तो इसमें और कोशिश करें कि स्ट्रेस लेवल कम हो, वो हम कोशिश ही कर सकते हैं क्योंकि हमने ये देखा है जितना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं उतनी ही प्रॉब्लम प्रेग्नेंट होने में होती है। तो अगर स्ट्रेस लेवल किसी तरह कम करें, चाहे मेडिटेशन करें या थोड़ा छुट्टी पे चले जाएं या कुछ रिक्रिएशनल और कुछ कर लें, तो उससे उनको फायदा होता है। एक मैंने एक पॉडकास्ट किया था, एक होम्योपैथी डॉक्टर है डॉक्टर प्रिंस, और वो चाइल्ड एक्सपर्ट है, ADHD जो होती है उनको लेकर करते हैं। तो जब मैं उनसे कर रहा था कि इसके पीछे के कोज क्या है, क्यों बच्चों में इस तरह की बीमारियां होती है ADHD टाइप, उन्होंने कहा कि क्या होता है ना, उन्होंने कोई रिसर्च किया होगा या वह कोई कोज बता रहे थे कि जो महिलाएं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज्यादा स्ट्रेस लेती है उनके बच्चों में ADHD होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल, क्योंकि मदर का स्ट्रेस तो बच्चे को जाता ही है ना, चाहे बच्चा जब अंदर हो तब या पैदा हो तब, पर मदर और बच्चे का बॉन्डिंग इतना होता है कि अगर माँ खुश है तो बच्चा भी खुश है, अगर माँ ना खुश है तो बच्चा ना खुश ही रहता है। तो स्ट्रेस ट्रांसमिट होता है डेफिनेटली, वो तो है। जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं महिलाओं में किन किन कारणों से होता है? बेसिकली जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो हार्मोन इम्बैलेंस होता है? इम्बैलेंस होता है क्योंकि इतने सारे हार्मोन बढ़ के आते हैं बॉडी में। ओके, तो उन्हें इफेक्टिवली कैसे मैनेज कर सकती है वुमन? इम्बैलेंस तो देखिए वही है कि इम्बैलेंस की वजह से स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस को मैनेज करना है उसने, और मेडिटेशन कर ले, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, जैसे भी हो सकती है। बट अदरवाइज जो प्रेगनेंसी वाले हार्मोन लेवल्स होते हैं वो हेल्दी हार्मोन्स होते हैं। उनको मतलब उनसे नुकसान नहीं होगा, उनसे माँ को या बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। मेंटल थोड़ा सा हाँ, जैसे नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, बार बार रोना आ सकता है, ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। तो उसके लिए थोड़ा वो आसपास के लोग उनका ज्यादा ध्यान रखें, हर मांग पूरी करें, थोड़ा पैम्पर करें, ध्यान रखें। ओके, मोनोपॉज को लेकर के थोड़ा बातें करते हैं। सबसे पहले तो ये जो वर्ड है ना मोनोपॉज, ये अक्सर मतलब हम लोग समझ नहीं पाते, खास करके मोनोपॉज को आसान भाषा में पहले तो आप समझिए क्या है और इसका ओवरऑल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वुमेन्स की। मेनोपॉज का लिटरल मीनिंग है मेंसेस हैज पॉज्ड, मतलब पीरियड्स बंद हो गए हैं। ओके, ठीक है। तो जब लेडी के पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो उसमें जो उसके प्रेग्नेंट होने की क्षमता और थोड़े से हेल्थ पे और इश्यूज होते हैं। सो ये हम कहते हैं कि आपकी लाइफ का एक फेज खत्म हो गया, जैसे रिप्रोडक्टिव फेज होता है इससे पहले कि अब आप प्रेगनेंसी नहीं कर सकती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ खत्म हो गई। अब इसका मतलब है कि नेक्स्ट फेज शुरू हुआ है। क्योंकि अब हम सब लेडीज ज्यादा जी रहे हैं, हमारी लाइफ स्पैन या हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबकी बढ़ गई है, तो हमारा काफी टाइम मेनोपॉज में बीतता है, क्योंकि मेनोपॉज हम कहते हैं 45 से 50 के बीच में पीरियड्स बंद हो जाते हैं। आजकल तो 50-55 तक जा रहे हैं, पर इतने में हो जाते हैं। 50 से लेके अब 70, 75, 80 तक लोग जी रहे हैं, तो वो एक और फेज है लाइफ का। तो उसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए जो बहुत लोग लेते हैं, पर आगे पॉजिटिव दिखना चाहिए कि अब नेक्स्ट फेज शुरू हुआ है हमारा। पर इसमें हेल्थ इश्यूज ये आते हैं कि वो हमारे फीमेल हार्मोन्स हैं, वो हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जैसे उनके लेवल्स कम होते हैं, हमने देखा है कि इन लेडीज में ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ने लगती है, हार्ट डिजीज की बीमारी बढ़ने लगती है, हार्ट अटैक हो सकता है, और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, वीकनेस आ जाती है। तो इन सबको काउंटरएक्ट करने के लिए एक्सरसाइज, दवाइयां हम देते हैं, और पॉजिटिव माइंडसेट, वो बहुत जरूरी है। UTI होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है, तो बेसिकली मतलब
किन किन कारणों से हो सकता है? आपके पास कुछ महिलाएं आती होंगी जिनको होता होगा, तो मोस्टली कारण क्या निकल के आ रहे हैं जिससे कि यूटीआई अक्सर हो रहा है, और महिला को कैसे मतलब इनसे बचना चाहिए? यूटीआई का सबसे कॉमन कारण है कि हम पानी कम पीते हैं। ओके। आप पानी कम पिएंगे तो यूरिन कम बनाएंगे, हम्म। यूरिन कम बनाएंगे तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। ओके। दूसरी बात, हमारे पब्लिक टॉयलेट्स जब यूज करते हैं वहाँ हाइजीन, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर टॉयलेट क्लीन ना हो जी। तो यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी। तो 2 कारण तो ये हैं, और बेसिकली हाइजीन ही मेन इशू है जिस वजह से यूटीआई हो सकते हैं। तो हम तो यही कहते हैं कि कम से कम 8 से 10 ग्लास भर पानी पीजिए, और कोशिश करिए कि जहां भी आप जाएं क्लीन टॉयलेट यूज करें, साफ सुथरी जगह हो। नहीं तो आजकल वो स्प्रे आता है पी सेफ या कुछ आप यूज कर लें। अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज कर रहे हैं, आइडियली है इंडियन टॉयलेट यूज करें ताकि आपको कहीं कुछ छूना ना पड़े। और अपने आप को साफ रखिए, वॉश करिए रेगुलरली, पर सिंथेटिक कुछ मत यूज करिए। जैसे जो ये वॉशेस वगैरह आते हैं ये कम, मतलब अगर हम एडवाइस करते हैं कि आप दिन में 1 बार यूज करें, हमने देखा है वो लेडीज हर बार 4-5 बार यूज कर लेती हैं, तो उससे जो आपके नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। तो आप नॉर्मल पानी से अपने आप को वॉश करिए, साफ करिए। ये बहुत ज्यादा ये जो बैक्टीरियल सोप्स हैं, ये वी वॉश और ये सब ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज पानी पीना। ओके। स्पेशली आज अब सर्दियां आ गई तो सुबह से शाम में 1-1.5 ग्लास पानी पिया जाता है। जी जी जी। तो फोन पे रिमाइंडर लगा लीजिए, हर 2 घंटे में 1 ग्लास पानी पीना है। अपने आप 8 से 10 ग्लास पानी हो जाएंगे, यूरिन साफ आएगा और इन्फेक्शन भी नहीं होगा। ओके। सोशल मीडिया का जो यूज बढ़ रहा है, मतलब मैं स्क्रीनिंग टाइम की बातें कर रहा हूँ, क्या स्क्रीनिंग टाइम जो है वो प्रेगनेंसी पे इम्पैक्ट डालता है? हाँ, जब सब गूगल पे रहते हैं तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। ओके। वही है कि आपकी, जैसे बच्चों के लिए है, हम कहते हैं कि आप स्क्रीन टाइम आप इतना ज्यादा यूज करेंगे, आईज पे स्ट्रेन पड़ेगा, फिर वही आप फ्लिप करते रहते हैं तो कुछ ना कुछ आपके फिर दिमाग में घूमता रहता है। तो मेंटल स्ट्रेस यस हो जाता है उससे। ओके। पर हम ये भी नहीं कहते नहीं आप सब कुछ बंद करके बैठ जाइए, पर वही है हेल्दी यूज ऑफ स्क्रीन टाइम, लिमिटेड यूज। ओके। मिथ्स के बारे में मैम थोड़ा बातें करते हैं। मिथ्स अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान जो है, जो आप लोग फेस करते हैं अक्सर, क्या क्या आती है आजकल कि यार ऐसा नहीं है भाई जैसा तुम सोचते हो, या इस टाइप में रील बहुत आ रही है। जैसे एक मिथ्स है, मुझे नहीं पता है पर वो सही है कि नहीं, कि अगर आप कोकोनट खाते हो तो बच्चा गोरा पैदा होता है ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। जो आपकी गोरापन या कालापन या जो भी है वो आपकी जीन्स में है। ओके। खाने पीने से कुछ नहीं होता। अब आप दूध में वो सैफरन डाल के ले रहे हो, उससे थोड़ी बच्चा गोरा होगा। ऐसा नहीं होता है। पर अच्छा है माँ को दूध मिल रहा है, हमारे लिए वो ठीक है। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अक्सर हम लगा देते हैं ना, जैसे किसी घर में बच्चा होने वाला होता है तो क्या करते हैं, उस जो वुमेन्स होती है उसके घर में ना अच्छे अच्छे सुंदर क्यूट बेबी के फोटोज लगा दी जाते हैं, उससे ही बच्चा क्यूट पैदा होता है। देखो सारे बच्चे क्यूट होते हैं नहीं वो कहते कि ऐसा चाहिए, एक होती है ना मेंटल, वो होती है, आई एग्री, वो होती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वही है जो आपकी जीन्स है। बच्चे ने आपके ऊपर या आपके हस्बैंड के ऊपर जाना है या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर जाना है, तो जेनेटिक फैक्टर ही आता है इसमें। सुंदर तस्वीर देखने से ऐसा कुछ नहीं होगा। बट जो आप स्ट्रेस की बात करते हैं, हाँ, अगर माँ स्ट्रेस कम लेगी तो बच्चा कम स्ट्रेस वाला पैदा होगा, ADHD नहीं होगा, उसको खुश बच्चा पैदा होगा। ये देखा गया है हमने डेफिनेटली। ओके। और क्या मिथ्स है कुछ आपको? अब तो रोज देखती हैं बहुत सारी वुमेन्स आती है, किस तरह की नई तकलीफें अब उभर के सामने आ रही है जो है मतलब प्रेगनेंसी के दौरान की, ये कुछ नई मुसीबतें अब शुरू हो गई है वुमेन्स में, ऐसा कुछ है? अब देखिए, अगर हमारे पास लेडी आती है, उनकी मदर इन लॉ सास साथ में आती हैं, तो हम कहते हैं आप बहुत ज्यादा काम ना करें, ओवर एक्सर्ट ना करें। वो कहते हैं नहीं, हमने तो बहुत काम किया है, हमने तो झाड़ू लगाई है, पोंछे लगाए हैं, उससे सब ठीक रहता है। अब सब ये भूल जाते हैं कि 30-40 साल पहले हम अपना सब काम खुद करते थे।
हम कपड़े भी धोते थे, झाड़ू भी लगाते थे, खाना भी बनाते थे, सब करते थे। लेकिन लाइक मेरे मदर की जनरेशन ने सब किया होगा, लेकिन मैंने नहीं किया होगा, और आगे वाली जनरेशन ने तो नहीं बिल्कुल नहीं किया होगा, तो उनको तो आदत ही नहीं है। अगर आप किसी को कहें जिसने जिंदगी में कभी पोंछे नहीं लगाए हो या कपड़े नहीं धोने हो, और प्रेगनेंसी में उसको कहें कि आप ये काम करो, तो वो तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही प्रेगनेंसी में बच्चे का भार, फिर उसके साथ ये करो, और ये कि आप एक्टिव रहोगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो ये तो एक मिथ ही है ना, क्योंकि वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है। आप एक्टिव रहोगे तो अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन डिलीवरी से उसका कोई रिलेशन नहीं है। और पोंछे लगाना और ये सब से नॉर्मल डिलीवरी होगी, उससे भी कुछ नहीं होगा। घी पिला के हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी, वो पैसेज चिकना हो जाता है, बच्चा स्लिप हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं होता, वो काउंटर प्रोडक्टिव है। आपने इतना घी पिलाया माँ को, माँ तो मोटी हो गई, बच्चा भी अंदर मोटा हो गया, और फिर वो नीचे से नहीं आया, फिर सिजेरियन करके निकालना पड़ा। तो ये सब उल्टा भी पड़ जाता है कभी कभी। ओके, अच्छा मैम, एक मैंने मूवी देखी थी, मुझे याद नहीं है। अक्सर क्या होता है ना हमारी सोसाइटी में, अब तो खैर ये बहुत कम है, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बताइए, क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए लड़का पैदा नहीं हुआ तो वुमेन्स को जो है ब्लेम किया जाता है कि जो है उसमें मतलब तुम्हारे जैसे नहीं हुआ है, बहुत सारे आपने भी सुना होगा बहुत। आप इस पे क्या कहना चाहेंगी, क्या कितना मतलब मेंस का? और एक मूवी मैंने देखी, उसमें ये बोला हुआ है कि लड़का पैदा करने के लिए लड़का जिम्मेदार सबसे ज्यादा होता है, बिल्कुल, लड़की कम होती है। तो यही मैं आप एक बार, क्योंकि जो लोग बोलते हैं ना, चाहते हैं कि यार बताओ ये एक लड़का पैदा नहीं कर पाई, बहुत सारी उसको झेलना पड़ता है। हाँ। ठीक है, इसी वजह से हमारे जो ये गवर्नमेंट है उन्होंने भी किया कि आप लिंग जो है वो नहीं कर सकते, जांच नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो लड़कियों को मार दिया जाता है। और आज भी गाँव में ऐसा होता है कि जब तक लड़का ना हो तब तक बच्चे होते रहते हैं, चाहे वो एक लड़की हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तब तक लड़का नहीं होता, रुकता नहीं है कोई भी। तो आप एज ए गायनोकोलॉजिस्ट, एज ए वुमेन हेल्थ एक्सपर्ट, आप लोगों को ये बताइए कि लड़का पैदा होने के लिए लड़की जिम्मेदार नहीं होती है भाई। बिल्कुल नहीं होती। देखिए, अब आपको साइंटिफिक वे में समझाते हैं। जो लड़की में क्रोमोसोम्स होते हैं वो डबल एक्स होते हैं, XX। जो लड़के में होते हैं वो XY होते हैं। तो लड़की से तो सिर्फ X ही आएगा ना। जो लड़के का XY है उसमें से एक X आया, एक X इधर से आया तो लड़की हुई। लड़की में से X आया और Y लड़के में से आया, तभी तो लड़का हुआ। तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लड़के की है ना Y लाने की। XY होगा तो लड़का होगा, तो लड़की का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, वो तो बेचारी 2 X लेके ही बैठी हुई है। ओके, तो 100% उसके पास कोई तरीका नहीं है, जो भी है वो लड़के का है, सारा कसूर या रोल लड़के का है। ओके, तो मतलब उसके लिए लड़की जिम्मेदार नहीं होगी? 0, लड़की बिल्कुल जिम्मेवार नहीं है। ये तो आपने कहा लिखित लिखना है हमसे, हम लिखित में देंगे, बिल्कुल नहीं है। नहीं, मैंने मूवी देखा, उसमें बताया, उसमें खुद बोला, एक आई थिंक रणवीर सिंह की मूवी है, तो वो उसके पिताजी बोलते दूसरी शादी कर देते हैं उसकी, कि इनको तो लड़का नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरी शादी करेंगे शायद उससे हो जाए। तो फिर बाद में वो बोलते हैं कि मेरे में कमी, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए उसको दोष मत दीजिए आप, उसकी कोई गलती भी नहीं है। क्योंकि जो Y क्रोमोसोम है वो लड़के से ही आता है, और XY का जोड़ बन के ही लड़का बनता है। तो इसीलिए उसमें लड़की का कोई दोष नहीं है, दोष तो किसी का भी नहीं है, पर रोल उसका नहीं है, वो तो X ही लाएगी ना। ओके, अच्छा, इसमें ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्या इनका कोई ऐसा कोई टेस्ट भी होता है जिनसे हम लोग पता करते हैं कितने XY है, कितना, ऐसा कुछ होता है? कितने XY मतलब मैं समझी नहीं। जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं, हाँ, तो क्रोमोसोम्स मान लीजिए किसी को लड़की ही हो रही है, तो सिंपल बात है वो X रिलीज कर रहा है, Y नहीं कर रहा है, तो उसके पीछे भी कोई टेस्ट होता है जिससे हम चेक कर सकते हैं? नहीं, वो नेचुरल है, वो कुदरत है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें साइंस नहीं घुस सकती। उसमें साइंस नहीं घुस सकती। साइंस बहुत कुछ उसमें घुस सकती है, कि मान लीजिए कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, मतलब कोई दोष है या कोई खोट है जो Y क्रोमोसोम पे है, तो या X क्रोमोसोम पे है, तो उसको वो जांच कर सकते हैं कि मान लीजिए बार बार बच्चा पैदा हो रहा है, उसमें कुछ कमी हो रही है, तो वो बच्चा फिर आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उस केस में होता है जेनेटिक टेस्टिंग होती है क्रोमोसोम की पहले ही, और फिर जब प्रेगनेंसी होती है
तो वो क्रोमोसोम अगर वो गड़बड़ होता है तो उसको हटा देते हैं। तो वो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग होती है। लेकिन वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लैब में होती है, और वो तभी होती है जब हमें पता है कि कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से बच्चा नहीं बढ़ रहा है या कुछ है, तो उसको हटाने के लिए, उस जीन को हटाने के लिए। ओके, अभी थोड़ा मदर फीडिंग को लेकर थोड़ा सा लास्ट में बातें करते हैं। आजकल क्या होता है कि जो महिलाएं होती है, जो लड़कियां होती है, वो फीडिंग कम कराती है, मतलब अब कराते नहीं है इतना। तो मदर फीडिंग की इम्पोर्टेंस एक तो मैं जानना चाहता हूँ, और वो लड़कियां जो अक्सर कराती नहीं है, मना कर देती है मुझे नहीं कराना है, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? नहीं, देखिए, बेस्ट मिल्क इज ब्रेस्ट मिल्क, ये हमारी एक स्लोगन है। ओके, ठीक है, द बेस्ट मिल्क फॉर द बेबी इज ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, तो ये हमारे हॉस्पिटल में तो हर महिला को इनकरेज किया जाता है कि नहीं, आप फीड कराओ, और ये हम प्रेगनेंसी के 9th मंथ से शुरू करते हैं उनकी काउंसलिंग। कि वो प्रेग्नेंट होती हैं तब उनको बताते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं कि आप ब्रेस्ट को कैसे साफ रखें, निपल्स को कैसे साफ रखें, कैसे आपको फीड कराना है, और उनको हमेशा हर स्टेज पे इनकरेजमेंट देते हैं कि नहीं, आपको बच्चे को फीड कराना है। और हमारे पास लैक्टेशन काउंसलर्स भी हैं, हमारी नर्सेज जो हैं, हमारे सारे डॉक्टर्स, पीडियाट्रिशियंस जो हैं, जो बच्चे वाले डॉक्टर होते हैं, सब उनको इनकरेज करते हैं, नहीं आप कराइए। और अब बीच में ट्रेंड था नहीं कराने का, लेकिन अब इट इज चेंजिंग। अब लड़कियां चाहती हैं कि वो अपने बेबीज को फीड कराएं, एटलीस्ट 6 मंथ्स तो मिनिमम फीड कराएं, क्योंकि सारे जो इम्यूनिटी है, सारे एंटीबॉडी, सब कुछ माँ से बच्चे को जाते हैं। और ब्रेस्ट मिल्क सबसे आसान तरीका है बच्चे को फीड करने का। नो बॉटल, नो इन्फेक्शन, डायरिया नहीं होगा बच्चे को, बिल्कुल ठीक रहेगा। बॉटल से आपको हमेशा ही डर रहता है, आपने सही से बॉईल की नहीं की, क्या हुआ, इन्फेक्शन हो गया बच्चे को। सो आजकल ट्रेंड बदल गया है मोर टुवर्ड्स ब्रेस्ट फीडिंग। और अब तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ऐसे काउंसलर्स हैं, लाइक नर्सेज हैं, जिनको अपॉइंट किया गया है कि वो जाके हर माँ को समझाती हैं, नहीं आप बच्चे को दूध पिलाओ। सब जगह, सारे हॉस्पिटल्स में अभी एक्टिवली चल रहा है ये प्रोग्राम ब्रेस्ट फीडिंग का। अच्छा, जिन महिलाओं को मतलब ऐसा बोलते हैं कि इनको दूध नहीं आता है, मिल्क आता नहीं है, तो उनके बच्चे के लिए क्या एडवाइस होती है? डॉक्टर्स क्या करते हैं? देखो, एक तो हम ट्राई करते हैं, हमारे पास दवाइयां हैं, या हम देसी नुस्खे कहते हैं, जीरा पानी लो, अजवाइन वाटर लो, ये सब लो, जिनसे हम दूध बढ़ाएं माँ का। अगर फिर भी नहीं बढ़ता तो एक ऑप्शन जो है, जो हमारे हॉस्पिटल में है, वो है ब्रेस्ट मिल्क बैंक। तो उसमें क्या होता है, जिन महिलाओं का मिल्क आ रहा है, ज्यादा आता है, तो वो स्टोर, आप फीड कर रहे हो बच्चे को, फिर भी मिल्क आ रहा है, तो वो मिल्क डोनेट कर देती हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये इस माँ का है? नहीं, मिल्क इज मिल्क, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो उन बच्चों को देते हैं जिनकी मदर्स को बिल्कुल मिल्क नहीं आ रहा है, या वो नहीं फीड करा पा रही, जैसे वो बहुत बीमार हैं या कुछ और प्रॉब्लम है, तो उन बेबीज को देते हैं हम। मैंने अभी एक इस पे खबर पढ़ी थी, अमेरिका में एक महिला ऐसी है जिन्होंने अपने ब्रेस्ट मिल्क को सेल किया लगभग 2600 लीटर। नहीं, हम सेल नहीं करते, हम डोनेट कराते हैं। वो वहाँ की बात, हाँ वहाँ की बात करो। तो उन्होंने जो है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मिल्क नहीं मिल पाया, तो उन्होंने उनकी मतलब उनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आई थिंक उन्होंने बनाया, 2600 लीटर। मतलब आप समझ सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क कितना। अब अगर आप एक महिला अपने बच्चे को 2 साल तक फीड कराती है जी, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितना मिल्क वो प्रोड्यूस कर रही है, बना रही है। तो मैम, एक वो सर्विकल कैंसर जो होता है ये महिलाओं में, मोदी जी ने भी आई थिंक उसको लेकर के बोला है कि हम 13 साल की बच्चों को जो है इसके लिए हम एक इनिशिएटिव ले लेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा ये बताइए, अगर ऐसी बच्चों को, पहली बात तो ये क्यों लगाना चाहिए, सर्विकल कैंसर होने के चांसेस क्यों ज्यादा होते हैं, और क्या ये अवेलेबल है फिलहाल? तो सर्वाइकल कैंसर हमारे देश में सबसे सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, और इसका प्रिवेंशन करना बहुत बहुत जरूरी है। सो हमने ये देखा है क्यों होता है, जल्दी शादी हो जाती है, जल्दी बच्चे हो जाते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, इन सब चीजों से इसका रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर हम लड़कियों को
इसके अगेंस्ट वैक्सीनेट करें, इम्यूनाइज करें, तो आगे जाके कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके मैम, तो जाते जाते जिन लोगों को आपसे कंसल्टेशन लेनी है या अपॉइंटमेंट आपसे लेना है, तो उन लोगों को आप तक पहुंचने के लिए कैसे आना पड़ेगा? उनको मैं फोर्टिस लफाम ग्रेटर कैलाश 2 में ओपीडी करती हूँ। ओके। मैं वहाँ रोज होती हूँ, दिन में 10 से 12 सुबह और 4 से 6 शाम को। तो वो हॉस्पिटल फोन करें, वहां से अपॉइंटमेंट ले लें, मुझसे डायरेक्ट मिल लें वहां आके। और मेरा एक क्लिनिक है सरिता विहार में, वहाँ मैं शाम में होती हूँ 5 से 7। ओके। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 3 दिन वहां होती हूँ। ओके। तो जब आना चाहें आके मेरे से मिल लें या फोन पे बात कर लें। थैंक यू सो मच मैम, Thank you. पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।